मैं अजय सिंह आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब हम वेक्टर्स से रिलेटेड टॉपिक देख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है वह एक वेक्टर होता है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, जिनके बीच का एंगल थीटा है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, या वेक्टर, यदि ए और बी की बात करें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से डिनोट होता है। और इसे हम डिफाइन करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप से, वेयर ए जो है वह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, और कैप एन यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है। कैप एन का मैग्नीट्यूड 1 है और कैप एन परपेंडिकुलर है वेक्टर ए पर, और कैप एन परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर। यानी कैप एन जो है वह वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिलेटेड प्लेन पर परपेंडिकुलर है। यानी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होता है। यानी दोनों वेक्टर्स जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन पर ही परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या इनवर्ड, इसको समझने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। यदि वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर, ए क्रॉस बी है, यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, ए से बी की ओर बढ़ रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, और डायरेक्शन यदि एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, देखिए घड़ी के सुई के उल्टा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वह दोनों वेक्टर से रिलेटेड प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है। यानी नॉर्मली आउटवर्ड होता है जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तब, और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो नॉर्मली इनवर्ड होता है। जैसे यहाँ पर बी क्रॉस ए यदि करना है, वेक्टर ए यह ले लिए मान लीजिए, और वेक्टर बी इधर की ओर है, जगह यहाँ थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा, वेक्टर बी यह है और वेक्टर ए जो है यह वेक्टर है। यही वेक्टर यदि एंगल थीटा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, वेक्टर बी से वेक्टर ए की ओर बढ़ रहे हैं, ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन जो होगा, बी से ए की ओर बढ़ रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है उसका डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड होता है। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हो जाएगा बी ए साइन थीटा एन कैप, जिसका डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड होगा। यानी यहाँ पर बी क्रॉस ए जो होगा ये नॉर्मली इनवर्ड होगा, ऐसे कर सकते हैं, या कैप एन को भी लिख सकते हैं, कैप एन का भी डायरेक्शन यही होगा। यहाँ ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है ये नॉर्मली आउटवर्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज के केस में, या कैप एन का डायरेक्शन भी कह सकते हैं, नॉर्मली आउटवर्ड होगा, कोई डाउट नहीं है। दूसरी तरह से हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। हम लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को इस प्रकार एक्सपेंड करते हैं कि मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हरदम स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए, ये स्ट्रेट होना चाहिए, यानी स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। लेकिन और ये दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी एंगल है दोनों के बीच का, दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल के आधार पर इस मिडिल फिंगर को इसी प्लेन में आगे पीछे करते हैं, ताकि थंब हमेशा इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। थंब हमेशा मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस तरह से एक्सपेंड करते हैं इसको। ये हरदम स्ट्रेच्ड पोजीशन में होगा। मिडिल फिंगर को ही आगे पीछे कर सकते हैं, वो भी इसी प्लेन में आगे पीछे कर सकते हैं कि थंब परपेंडिकुलर है। ऐसे प्लेन में नहीं करेंगे, इसको इधर नहीं ले जा सकते,
नहीं तो गलत होगा, इसको इसी प्लेन में आगे पीछे कर सकते हैं। तो थंब हमेशा यदि परपेंडिकुलर है इन दोनों पर तो इससे फर्स्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मिडिल फिंगर फर्स्ट वेक्टर, इंडेक्स फिंगर सेकंड वेक्टर। तो थंब हमारा जो है वह दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट का डायरेक्शन देता है। यदि ए क्रॉस बी की बात करें तो फर्स्ट वेक्टर ए इसकी डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर फर्स्ट वेक्टर ए के डायरेक्शन में कर देंगे, इंडेक्स फिंगर को सेकंड वेक्टर बी के डायरेक्शन में कर देंगे। तो थंब जो होगा वह इन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन देगा, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट का डायरेक्शन देगा। अब इससे हम लोग किसी वेक्टर के डायरेक्शन को आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे स्पेस में डायरेक्शन दिया हुआ है, प्रैक्टिकल डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए, इफ़ वेक्टर ए जो है ये है 12 यूनिट्स ड्यू नॉर्थ, वेक्टर ए। वेक्टर बी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेक्टर ए 12 यूनिट्स ड्यू नॉर्थ है, वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। वेक्टर बी का वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पर 5 यूनिट्स, यूनिट वैल्यू छोड़ दिए। वेक्टर बी का वैल्यू है यहाँ पर 5 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ की ओर होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। पहले वेक्टर ए जो है उसका डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल है, और वेक्टर बी जो है वह वर्टिकली डाउनवर्ड है। इसको ऐसे देखें, वेक्टर ए का डायरेक्शन जो है, वेक्टर ए जो है वो ड्यू नॉर्थ है। आपके पास नॉर्थ जैसे है वैसे देख लीजिए, ये नॉर्थ है, और ये वेक्टर बी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड। इधर नॉर्थ है तो हम नॉर्थ इधर ले लेते हैं, और आप ऐसे उससे भी देख सकते हैं हम लोग मैप से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना के भी उससे भी समझा देते हैं। नॉर्थ इधर है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल, वेक्टर भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, नॉर्थ मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो पहली बात तो मैग्नीट्यूड के लिए क्लियर हो गया कि एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होगा ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा, ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 5, साइन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब डायरेक्शन के लिए फिंगर्स को एक्सपेंड कीजिए, मिडिल फिंगर फर्स्ट वेक्टर, इंडेक्स फिंगर सेकंड वेक्टर, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट का डायरेक्शन देगा। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो फर्स्ट वेक्टर मिडिल फिंगर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्थ की ओर है, तो ये नॉर्थ की ओर कर दिए। सेकंड वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ऐसे कर देंगे, तो रिजल्टेंट ये डायरेक्ट लेफ्ट हैंड का ये लेंगे, लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स को लेंगे, ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड आप यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जैसा है लेकिन वो नहीं है इसमें। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए दोनों के बीच का, ये यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब वो क्या है उसको, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करें, यहाँ वेक्टर की बात कर रहे हैं हम। तो ये नॉर्थ की ओर है फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन देगा दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट का। तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहाँ की ओर हो रहा है, ये यहाँ पर डायरेक्शन वेस्ट की ओर शो कर रहा है, तो वेस्ट की ओर होगा, तो ड्यू वेस्ट लिख देंगे हम। अब इसको हम मैप से बता रहे हैं क्योंकि आपके पास क्या डायरेक्शन है आप समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 60 यूनिट्स ड्यू वेस्ट, ये डायरेक्शन हो गया। फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, ध्यान दीजिए यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना के, यहाँ देखिए यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, राइट तरफ ईस्ट है और लेफ्ट तरफ वेस्ट है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए आप, फर्स्ट वेक्टर जो है वो नॉर्थ की ओर है, तो मिडिल फिंगर को कहाँ कर देंगे, नॉर्थ की ओर कर देंगे, ऐसे कर देंगे। सेकंड वेक्टर नॉर्मली वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में बोर्ड है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड यानी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बोर्ड का प्लेन, बोर्ड तो वर्टिकल लगा हुआ है लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके वर्टिकली डाउनवर्ड, यदि इसके अंदर की ओर चलेंगे हम वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए, तो ये अंदर की ओर चलेंगे हम लोग, तो फर्स्ट वेक्टर नॉर्थ ऊपर की ओर, सेकंड वेक्टर नॉर्मली इनवर्ड, तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता रहा है थंब कहाँ की ओर, वेस्ट की ओर, देखिए शो कर रहा है। फर्स्ट वेक्टर नॉर्थ की ओर, सेकंड वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड,
तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है जो हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंदर जाएंगे यानी नीचे की ओर तब चले जाएंगे। तो नॉर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये रिजल्टेंट ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा जो वेस्ट की ओर बता रहे हैं यहाँ पर। तो इससे लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स को एक्सपेंड करके आप आसानी से डायरेक्शन थंब की सहायता से डायरेक्शन आप देख सकते हैं टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर के टू वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट वेक्टर का। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं ये समझ रहे हैं आप कि टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो रिजल्टेंट जो आता है वो एक वेक्टर आता है, ए बी साइन थीटा एन का पाया है, इसीलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, कोई डाउट नहीं। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ये समझ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब ज्योमेट्री के व्यू से इसका क्या अर्थ बनता है, ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए क्या होगा। ये एक वेक्टर यह ए है या दूसरा वेक्टर बी है, यहाँ पर यह एंगल थीटा है, दोनों को एडजेसेंट साइड से लेकर के एक पैरेललोग्राम हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। ये वेक्टर बी है, पैरेललोग्राम जब ड्रॉ किए हैं तो ये वेक्टर बी है, तो ये क्लियर है कि वेक्टर बी हो जाएगा, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, उससे कोई बात नहीं है। इसका नाम मान लेते हैं ओ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस पर, ये एंगल 90 डिग्री। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस पॉइंट को हम डी एज्यूम कर लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी होगा। तो इससे ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इससे बी डी इज इक्वल टू बी साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ बी साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं बी डी, तो यहाँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू लिख देंगे ए इंटू बी डी। ए के बदले भी लिख सकते हैं ओ ए यहाँ पर, और क्लियर करने के लिए ओ ए लिख देते हैं हम यहाँ पर, ओ ए क्रॉस बी डी। अब ओ ए ध्यान दीजिए ओ ए बेस है और बी डी हाइट है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ओ ए क्रॉस बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और कैप एन है तो ये भी लिख देंगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इंटू कैप एन, यानी इसको लिख सकते हैं हम, एरिया के लिए स्मॉल ए ही यूज करेंगे, एरिया वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, यानी दोनों वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड से लेकर के जो पैरेललोग्राम बना है उसी के वेक्टर एरिया के बराबर होगा टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड से लेकर के जो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ किए हैं उसी के एरिया वेक्टर के बराबर होता है। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ की ओर होगा, तो क्लियर है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वह उसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है, नॉर्मली आउटवर्ड या इनवर्ड। लेकिन जहाँ भी क्लोज सरफेस की बात करते हैं हम लोग तो डायरेक्शन जो लेते हैं वो नॉर्मली आउटवर्ड लेते हैं, नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन नहीं लेते हैं, क्लोज सरफेस है तब। और ऐसे डायरेक्शन जो है वेक्टर प्रोडक्ट के आधार पर ले सकते हैं हम लोग, वैसे नॉर्मली आउटवर्ड आप लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन यदि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज के आधार पर देखें तो जो डायरेक्शन आएगा वही लेना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज इसके देख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज इसके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है
उसका रिजल्टेंट एक वेक्टर मिलता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, या स्वयं एक वेक्टर है, इज ए वेक्टर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी होगा, यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये ए क्रॉस बी जो है वह बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, हालांकि माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं इसको, इसका प्रूफ देखिए आप। यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। जब ए क्रॉस बी बढ़ कर रहे हैं तो ए से बी की ओर बढ़ रहे हैं, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज के केस में थीटा जो होता है, थीटा एज पॉजिटिव होता है, थीटा जो होता है पॉजिटिव होता है। तो ए क्रॉस बी करेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी, तो आ जाएगा ए बी साइन, एंगल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे, कैप एन। अब बी क्रॉस से करके देखिए यहाँ पर, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर की ओर है और बी का डायरेक्शन इधर की ओर है, वेक्टर बी है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बी क्रॉस से कर रहे हैं, यह एंगल थीटा है, बी से ए की ओर बढ़ रहा है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए साइन, दोनों के बीच का एंगल माइनस थीटा है तो माइनस थीटा कैप एन। ये माइनस थीटा है क्योंकि क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा इज नेगेटिव होता है, थीटा इज नेगेटिव, तो वही माइनस ले लिया है। और साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर माइनस थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में इसीलिए प्लस आया था फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ए बी यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। अब क्लियर है, माइनस को इधर ही दिला देंगे हम, तो और माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप। अब दोनों से क्लियर है, इससे और इससे ये क्लियर है, दोनों यहाँ पर ये इक्वेशन से ए बी साइन थीटा एन कैप राइट साइड में, इसमें भी और इसमें भी, तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होंगे, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए। हैंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए। यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। हाँ, ये जरूर है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए का मॉड, ये दोनों इक्वल्स होंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी इसका ध्यान दीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इसको लिख सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो ये नहीं करता है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, कम्यूटेटिव लॉ, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ए क्रॉस बी प्लस सी, ये वेक्टर ए जो है मान लेते हैं या वेक्टर है, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, या वेक्टर जो है यहाँ से यहाँ तक ये मान लेते हैं वेक्टर बी है, और इधर ये वेक्टर जो है वह वेक्टर सी है। ये ओ से ए तक वेक्टर ए जूम कर लिए, ओ से बी तक वेक्टर बी एज्यूम कर लिए, और बी से सी तक वेक्टर सी एज्यूम कर लिए। अब हम लोगों को ये जो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखे थे क्रॉस प्रोडक्ट का, उसके आधार पर इस लॉ को प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ देखिए कैसे होगा। इसको प्रूफ करने के लिए
हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ किए थे वो एरिया फाइंड किए थे, वैसे यहाँ भी क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी करने के लिए पहले बी और सी का रिजल्टेंट बी प्लस सी ये हो जाएगा, ये बी प्लस सी होगा, याद होगा ही आप लोगों को। ये पटना से बनारस गए और पटना से बनारस गए और बनारस से दिल्ली चले गए, इसका अर्थ है पटना से दिल्ली चले गए। तो ये बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी का रिजल्टेंट देखने के लिए हम इन दोनों को ए और बी प्लस सी को एडजेसेंट साइड से लेकर के एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, ये हम ए के पैरेलल यहाँ लाइन बना देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं, थोड़ा सा और आगे होगा। इस पॉइंट का नाम डी एज्यूम कर लेते हैं, यही पैरेललोग्राम हो गया। तो ए क्रॉस बी प्लस सी जो होगा वो इसी पैरेललोग्राम का एरिया होगा। अब ए क्रॉस बी के लिए ए और बी को एडजेसेंट साइड से लेकर के पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, ए और बी को एडजेसेंट साइड से लेकर के पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे हम। तो यहाँ बी प्लस सी को अंदर इधर लिख देते हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। बी प्लस सी, ये ए और बी को एडजेसेंट साइड से लेकर के जो पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, क्लियर है कि ये पैरेललोग्राम जो होगा ए है, ये बी है, तो यहाँ थोड़ा सा और आगे इस पॉइंट को हम ई एज्यूम कर लेते हैं। अब ये क्लियर है कि ये वेक्टर बी है, तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, पैरेललोग्राम है। और यह जो वेक्टर है वह वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर होगा, यह ए डी वेक्टर, यह हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर। अब ये वेक्टर बी है, यह कौन ए ई है जो है वो वेक्टर बी है, और ए डी वेक्टर बी प्लस सी है, तो इसका अर्थ है ई से डी को मिला देंगे तो क्लियर है कि यह वेक्टर सी हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर बी या प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी। तो यहाँ भी वेक्टर बी वेक्टर सी और बी प्लस सी हो गया, यहाँ भी बी सी और बी प्लस सी हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ए क्रॉस बी प्लस सी करेंगे, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए ई बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए ई बी, ओ ए क्रॉस बी प्लस सी है, सॉरी ओ ए डी सी है, यहाँ पर बी प्लस सी है, ओ ए डी सी है, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी। यह वेक्टर ए और बी प्लस सी को एडजेसेंट साइड से लेकर के पैरेललोग्राम बना है ओ ए डी सी, तो इसका एरिया होगा। और ए से हम बी प्लस सी की ओर बढ़ रहे हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी है फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर, और ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा इस प्लेन के, यानी हम इसको ऐसे बना सकते हैं नॉर्मली आउटवर्ड टू द प्लेन, एरिया पैरेललोग्राम ओ ए डी सी। अब चल रहे हैं राइट साइड ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी पर, तो हम ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ए क्रॉस बी और ए प्लस ए क्रॉस, यहाँ पर ए क्रॉस सी देखने के लिए ये जगह यहाँ कम है, ए क्रॉस बी, ये एरिया कौन सा होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी को एडजेसेंट साइड से लेकर के पैरेललोग्राम बना है ओ ए ई बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए ई बी। अब ए क्रॉस सी देखिए, ये भी नॉर्मली आउटवर्ड होगा, यहाँ पर ए से बी की ओर बढ़ रहे हैं, वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्मली आउटवर्ड। अब ए क्रॉस सी चल रहे हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन, ए क्रॉस सी,
तो ये वेक्टर ए है तो यह भी क्लियर है, वेक्टर ए हो जाएगा ये, या ए है तो यह भी ए होगा, पैरेललोग्राम है तो यह ए है और यह वेक्टर सी है। तो ए और सी को एडजेसेंट साइड से लेकर के जो पैरेललोग्राम बना है उसका नाम है BEDC, BEDC ये पैरेललोग्राम बना है। और यहाँ भी ए से सी की ओर बढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो हो जाएगा BEDC एरिया, BEDC, और ये भी नॉर्मली आउटवर्ड होगा। अब ध्यान दीजिए A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C पर, तो इसको हम यहाँ पर और इधर से आ जाए, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, दोनों एरिया को ऐड करेंगे। OAEB पैरेललोग्राम, OAEB पैरेललोग्राम A क्रॉस B के लिए, और A क्रॉस C के लिए BEDC, BEDC, यानी हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, यानी एरिया हो जाएगा OAEDCBO, एरिया OAEDCBO यही एरिया होगा। और ये नॉर्मली आउटवर्ड तो खैर है ही, वो तो दिख ही रहा है। अब यह एरिया जो है उससे चले ऊपर पहुंच गए, इसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि यह एरिया ट्रायंगल का एरिया कौन, OBC ट्रायंगल और AED ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। कैसे कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि यह वेक्टर B है, यह भी वेक्टर B है, यह C है, यह भी C है, यह B प्लस C है तो यह भी B प्लस C है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो इस एरिया में से हम इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, OCB एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इस एरिया को ऐड कर देते हैं AED ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देते हैं। तो वो बात लिख देते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू एरिया ऑफ OAEDCBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, ये भी नॉर्मली आउटवर्ड, अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और ये भी नॉर्मली आउटवर्ड। अब ध्यान दीजिए इस शेप में, ध्यान दीजिए शेप OAEDCBO, इसमें से इसको हटा देंगे हम तो सीधे यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, और इसको ऐड कर देंगे तो जो यहाँ से घूम कैसे जा रहे थे सीधे यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यानी एरिया हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके इसको ऐड करेंगे तो एरिया हो जाएगा OADCO, यानी OADC एरिया हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OADC। इसको देते हैं इक्वेशन सेकंड, और यहाँ जो आया है A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आया है एरिया पर OADC, इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, इसमें ये नॉर्मली आउटवर्ड होगा, जैसे लिखते आ रहे हैं वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम 1 and 2, यहाँ ध्यान दीजिए फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट साइड दोनों राइट साइड दोनों का सेम है, दोनों का राइट साइड जो आ रहा है OADC का एरिया पैरेललोग्राम का और नॉर्मली आउटवर्ड दोनों में, तो राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा। तो हो जाएगा क्या, A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, यानी या क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहे, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है कौन, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी में देखिए, इसमें A क्रॉस A करें, A क्रॉस A, तो क्लियर है कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, चूंकि दोनों एक ही वेक्टर है
तो a इंटू ए साइन 0 डिग्री कैप n, यानी कितना आ जाएगा वेक्टर 0। और इफ वेक्टर a पैरेलल है वेक्टर b के, यदि पैरेलल है तो देन a क्रॉस b इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन 0 डिग्री, यहाँ भी आएगा कैप n, यानी वेक्टर 0 आ जाएगा। एंटी पैरेलल है तो एंगल 180 डिग्री। इफ अब ये अलग प्रॉपर्टी में कर देते हैं, इसको फोर्थ किए हैं तो इसको फिफ्थ कर देते हैं, इसको 6 नंबर प्रॉपर्टी कर देते हैं। इफ वेक्टर ए जो है वो एंटी पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन ओपोजिट है, ए और बी का डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट है, तो देन थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। डायरेक्शन ओपोजिट तो एंगल 180 डिग्री। तो इस सिचुएशन में ए क्रॉस बी जो होगा वह ए बी साइन 180 डिग्री साइन 180 डिग्री इंटू कैप एन, साइन 180 डिग्री 0 होता है तो वेक्टर 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग इधर मिटा देते हैं, सब आगे बढ़ते हैं। ये 6 नंबर प्रॉपर्टी लिखते हैं, 7 नंबर प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब हम लोग 7 नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पर देख रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स से रिलेटेड। जैसे x के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होता है वह आई कैप होता है, x के अलोंग। y के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होता है वह जे कैप होता है, और z के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वह के कैप होता है। और इतना अधिक फेमस है यहाँ पर कि आई कैप हो या वेक्टर आई हो एक ही बात है, जे कैप हो या वेक्टर जे हो, स्मॉल जे होना चाहिए, एक ही बात है। के कैप या वेक्टर के कैप भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन जनरली लिखना नहीं चाहिए, कैप ही लगा के लिखना चाहिए। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप लिखना चाहिए, वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप। तो हम लोग यहाँ पर पहले आई क्रॉस आई देख रहे हैं, यहाँ पर आई क्रॉस आई, ये क्लियर है कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो साइन 0 डिग्री 0, यानी सीधे वेक्टर 0 लिख देते हैं। वैसे ही जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे भी 0 होगा। और इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट को ही लिखते हैं। यदि सेम वेक्टर्स है और उनका डॉट प्रोडक्ट है तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। के क्रॉस के जो होगा वह भी वेक्टर 0 होगा। ये 8 नंबर प्रॉपर्टी में ध्यान दीजिए, आई क्रॉस जे कर रहे हैं, आई क्रॉस जे क्या होगा यहाँ पर, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये आई जे के, यदि आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। एक्स और वाई का क्रॉस प्रोडक्ट जो करेंगे तो रिजल्टेंट जेड के अलोंग आएगा, क्योंकि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, तो आउटवर्ड यहाँ पर जेड हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है से वाई एक्सिस है से जेड एक्सिस है से। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और कैप के हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, कैप के। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ये भी आ जाएगा 1 इंटू 1 साइन 90 डिग्री, यहाँ भी आएगा, और जे और के पर परपेंडिकुलर आई कैप हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आई कैप होगा। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू आई कैप, या यहीं पर लिख देते हैं इज इक्वल टू आई कैप। अब ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ऐसा एक सर्कल जैसा से बना के लिख सकते हैं। आई यहाँ है तो आई यहाँ शो कर दिए, जे यहाँ ऊपर है तो यहाँ जे शो कर सकते हैं, समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर के शो कर देते हैं, के इधर है। तो अब देखिए आई जे के तीनों में से किसी का भी दो
किसी दो का डॉट प्रोडक्ट हरदम तीसरा ही आता है। सॉरी, डॉट प्रोडक्ट गलती से बोल दिए, किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट हरदम तीसरा ही आता है। यहाँ पर आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, जे क्रॉस आई भी के आएगा लेकिन माइनस में आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो प्लस में आएगा, दो का प्रोडक्ट तीसरा आएगा और वो क्या होगा, प्लस में होगा। यहाँ पर आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज में के, जे क्रॉस के आई आ गया, जे क्रॉस के आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और के क्रॉस आई तब जे आ जाएगा। तो यहाँ पर के क्रॉस आई इज इक्वल टू, यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे तो जे आ जाएगा। ये प्रत्येक दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में तीसरा ही होगा लेकिन माइनस में होगा। जैसे ये 9 नंबर प्रॉपर्टी मिलेगा इसको। ये उल्टा जे क्रॉस आई कीजिए, जे क्रॉस आई, तो जे से आई की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 × 1 sin 90 डिग्री माइनस के कैप यानी के कैप होगा, क्योंकि जे से आई की ओर बढ़ रहा है तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के केस में नॉर्मली इनवर्ड होता है। तो जेड एक्सिस बाहर की ओर है यानी के कैप का डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो अंदर की ओर डायरेक्शन माइनस के कैप लिखेंगे, तो वही माइनस के कैप यहाँ पर आ जाएगा। जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। अब ऐसे ही जे क्रॉस के है तो के क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे तो ये भी माइनस आई कैप। इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, यानी आई क्रॉस जे के आएगा तो जे क्रॉस आई जो हैगा जो होगा वो उसके उल्टा, मतलब माइनस के आ जाएगा। उल्टा भी देख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लोग को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर के क्रॉस जे माइनस आई, वैसे ही आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे, आई क्रॉस के करेंगे तो हो जाएगा क्या, माइनस जे। कोई डाउट नहीं शायद। अब हम लोग एक इसको बांट के लिख रहे हैं, जैसे इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू तीनों एक्सिस के अलोंग, यानी रिजोल्व करके वेक्टर को लिख रहे हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, और वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है यहाँ पर। तो ए क्रॉस बी करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो क्लियर है ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई यानी जीरो हो जाएगा। आई क्रॉस आई यहाँ पर देखे थे ना, जीरो आया था, तो सीधे लिख देंगे वेक्टर जीरो पहला। अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे किया जाएगा, आई क्रॉस जे के प्लस इसका प्रोडक्ट ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई क्रॉस के माइनस जे, तो आई क्रॉस के माइनस जे यहाँ पर आएगा, प्लस ए वाई जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, देख रहे हैं ना, तो ये माइनस के कैप होगा। फिर ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, वेक्टर जीरो। फिर ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, तो ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू प्लस आई, तो प्लस आई आएगा यहाँ पर। अब ए जेड के से तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड के, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ध्यान दीजिए के क्रॉस आई जे आएगा, तो ये जे। फिर ए जेड बी वाई प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, तो माइनस आई आ जाएगा। फिर ए जेड बी जेड के क्रॉस के जीरो आ जाएगा, तो वेक्टर जीरो। अब यहाँ पर इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं, आई कैप वाले को एक साथ, आई कैप यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो आई कैप को कॉमन ले लेंगे तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई हो जाएगा, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये आ जाएगा क्या, आई कैप। अब जे कैप वाले को, यहाँ पर जे है और यहाँ पर जे है,
तो इन दोनों में से जे कैप को कॉमन ले लेंगे, तो हम यहाँ माइनस जे कैप को कॉमन लेते हैं। क्यों ले रहे हैं ये आगे बताएंगे, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है उसके लिए। तो माइनस जे कैप यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ले लिए कॉमन, अब ये माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप। अब के कैप वाला यहाँ पर है और के कैप कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इन दोनों में से के कैप ही कॉमन लेंगे, तो प्लस के कैप कॉमन ले ली तो ये प्लस और ये माइनस में, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर के कैप। अब इसको अरेंज करके लिखना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे अरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग इसको। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, वो पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके बाद बता देते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जो हिंट कर सकें, मैथ्स में तो पूरा पढ़ना है लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा रोल है, उसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसको नीचे लिखिए, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू यहाँ पर आई जे के, यहाँ लिख देंगे ए एक्स, यहाँ ए वाई, यहाँ ए जेड, यहाँ बी एक्स बी वाई बी जेड। ध्यान दीजिए ए बराबर वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप है, तो आई जे के दोनों में है, आई जे के इसमें भी आई जे के को हम सबसे ऊपर लिख दिए, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड लिख दिए। ये इतना ही आता है, ये इसका वैल्यू उतना ही आता है। देखिएगा कैसे यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको हम इसका एक्सपेंशन करके बता देते हैं। पहले ये डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका ऐसे ही होता है, मॉडुलस जैसा दो लाइन बना देते हैं और इसमें ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब एलिमेंट्स हैं। इसको हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कहते हैं। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ऐसे ही ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और ये इसके डायगोनल माने जाते हैं। आई ए वाई बी जेड के ए वाई बी एक्स, ये डायगोनल है। तो हालांकि उससे हमको डायगोनल से कोई लेना देना नहीं है, मेन बहस है किससे, इसके एलिमेंट से और कॉलम से। इस डिटर्मिनेंट को हम किसी भी एक रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं या किसी भी एक कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, वो जो मन करे ले सकते हैं आप। या तो फर्स्ट रो के अलोंग इसका एक्सपेंड करके, मतलब जैसे वैल्यू लिखा जाता है वैसे लिख सकते हैं, या सेकंड रो के अलोंग या थर्ड रो के अलोंग, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम किसी के अलोंग कर सकते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट के बहुत से प्रॉपर्टी होते हैं, यानी किसी रो में से किसी दूसरे रो को ले जाके सारे एलिमेंट्स को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर घटा जोड़ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या दो रो को हम ऐड कर सकते हैं, दो कॉलम को ऐड कर सकते हैं, तीनों कॉलम को ऐड कर सकते हैं और एक कॉलम में लिखेंगे, लेकिन बाकी दो को लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये तीनों रो को हम ऐड कर दिए यहाँ पर, तो आई प्लस एक्स प्लस बी एक्स, जे प्लस ए वाई प्लस बी वाई एक रो में हो जाएगा, के प्लस ए जेड प्लस बी जेड एक रो में हो जाएगा। लेकिन तब यह है कि सेकेंड रो जो है वो लिखा जाएगा ए एक्स वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, या फिर घटाई ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके लिखना होगा, तो जो करके लिखना होगा लिखेंगे। लेकिन ये यहाँ पर 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक रो आ जाएगा अब बाकी दो रो को हटा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो 3/3 का ही बाद में भी डिटर्मिनेंट रहेगा, भले उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ये तो मैथ्स का चीज़ है। अब फिजिक्स में थोड़ा सा ज़रूरत है। देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर रहे हैं किसी एक रो के अलोंग। मान लीजिए इसी रो के अलोंग हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग, तो यहाँ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं और उसके पहले साइन पर ध्यान दीजिए। साइन क्या होता है डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का? ये साइन जो होता है वो -1 टू द पावर
m प्लस n होता है, वेयर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो जैसे ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसके m के लिए, i के लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए या m का वैल्यू 1 हो जाएगा, n का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 यानी -1 टू द पावर 2 यानी पॉजिटिव होगा ये। सेकंड जे के लिए चलेंगे तो m का वैल्यू यहाँ पर 2 होगा, ये फर्स्ट रो है, सॉरी 1 होगा, और n का वैल्यू 2 होगा क्योंकि सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो 1 प्लस 2 यानी 3 जो निगेटिव होगा यहाँ। फिर इसके लिए चलेंगे तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो m के जगह पर 1 और n के जगह पर 3, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 यानी पॉजिटिव होगा। फिर इसके लिए ऐसे ही, इसके लिए ऐसे ही, यानी ये आ जाता है ये प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ प्लस से शुरू करेंगे और अल्टरनेट चले आएंगे, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे आ जाएंगे। तो इसका कोई रोल नहीं है, बस समझने के लिए हो गया था, वैसे उसी के आधार पर दिया जाता है साइन। अब यहाँ पर एक्सपेंशन करेंगे तो जैसे आई लिख रहे हैं, फर्स्ट ये एलिमेंट जो है आई, फर्स्ट रो के अलाउ, तो ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू आई कैप प्लस। जब इसको ले लेंगे, आई कैप को ले लेंगे, तो इस रो को छोड़ देंगे, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो पूरे रो को छोड़ देंगे, अब फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ देंगे। तो हमारे पास यही 4 एलिमेंट्स बचे, 4 एलिमेंट्स बच गए। तो हम ऐसे ही ऐसे ऑब्लिक जैसा प्रोडक्ट करते हैं, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, क्रॉस प्रोडक्ट जैसा। तो यहाँ पर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई करते हैं, माइनस लगाते हैं, ए वाई बी जेड, उसके बाद माइनस लगा के तब ए जेड बी वाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब क्यों करते हैं, इसके लिए पूरा मैथ्स में पढ़ना है, फिजिक्स में उतना पकाए के लिए हैं हम। अब उसके बाद सेकेंड एलिमेंट को लेंगे, जैसे जे है तो जे के बदले क्या लिखेंगे, माइनस जे, क्योंकि ये निगेटिव है तो माइनस जे, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस जे कॉमन लिया था, माइनस कॉमन लिए थे जे के लिए, ताकि हम यहाँ पर उसी के अनुरूप वैल्यू को लिख सकें या डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग इसको हम अरेंज कर सकें। तो माइनस जे ले लिए हैं, तो अब ये जे इस फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। तो अब 4 एलिमेंट्स बच गए, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, और फिर ऑब्लिक यहाँ पर करेंगे। तो ए एक्स बी जेड यहाँ पर ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स हो जाएगा, माइनस ए जेड बी एक्स। अब थर्ड एलिमेंट के को ले लेंगे तो प्लस के कर देंगे। जब के को ले लेंगे तो अब हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो को भी छोड़ देना है और ये थर्ड कॉलम को भी छोड़ देना है। तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब ध्यान दीजिए, क्या यह वैल्यू जो आया है वह इसकी इक्वल नहीं है। देखिए ना, यहाँ पर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, तो यहाँ भी ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, कोई डाउट नहीं होगा शायद इसमें। माइनस जे है ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, तो यहाँ भी माइनस जे है ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। फिर के वाले के लिए ध्यान दीजिए, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप आ गया। यानी इसको ऐसे हम अरेंज करके लिख सकते हैं। ये अब इसका वैल्यू निकालना होगा तो इसी आधार पर एक्सपेंशन कर देंगे। पहले जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहाँ दिया है 2i माइनस 3j प्लस 5k, अब वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 3k है यहाँ पर। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना होगा हम लोग को। देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे आई जे के, तीनों में है, ये दोनों में है, सॉरी ए और बी दोनों में आई जे के है, तो आई जे के लिख दिए। और तब वेक्टर ए पहले है तो ए के जो यहाँ पर एक्स वाई और जेड कॉम्पोनेंट्स है उसको लिख देंगे। ए पहले है तो ए के लिखेंगे, यदि बी पहले होता तो पहले बी का लिखते। तो 2 माइनस 3 5,
2 -3 5 और फिर बी का है ए क्रॉस बी है तो बी का 4 6 3 4 6 3। अब इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? इज इक्वल टू एक्सपेंशन यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू आई कमन ले लेंगे आई तो हो जाएगा -3 × 3 -9 अब -5 × 6 -30 -30। अब जे में कमन ले लेंगे माइनस जे को कमन ले लेंगे बाहर कर देंगे यहाँ पर इसी के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग तो माइनस जे हो गया बाहर तो अब हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 × 3 6 -5 × 4 20 फिर के कैप तो प्लस के कैप कर लेंगे यहाँ पर के कैप तो जब के कैप कर लेंगे तो 2 × 6 12 -3 × 4 तो -3 × 4 -12 अब माइनस लगा हुआ है तो +12 हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा ये वैल्यूज हो जाएंगे क्या -30 और 9 -39 आई कैप 6 -20 -14 अब माइनस है तो +14 तो +14 जे कैप और इसमें 12 + 12 24 की कैप। हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। अब दूसरा चीज़ इसमें साइन थीटा का ये इसका अगला प्रॉपर्टी ये 10 नंबर है 11 नंबर प्रॉपर्टी देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन थीटा का मैग्नीट्यूड कितना होगा। पहले मैग्नीट्यूड छोड़ देते हैं पहले साइन थीटा का वैल्यू देख लेते हैं उसके बाद मैग्नीट्यूड पर चर्चा करते हैं। तो साइन थीटा -1 से 1 तक हो सकता है वैल्यू इसका 1 से छोटा या बराबर हो सकता है और -1 से बड़ा या बराबर होगा। साइन थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 एंड लेस देन इज इक्वल टू +1। तो अब क्लियर है इसमें ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -AB इज लेस देन इज इक्वल टू AB साइन थीटा इज लेस देन इज इक्वल टू AB। अब कैप एन है मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये भी साइन थीटा जो है या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है तो -AB जो होगा वह लेस देन इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज लेस देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AB। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए ये मैग्नीट्यूड हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पर और मैग्नीट्यूड हर हाल में क्या होता है पॉजिटिव होता है यहाँ पर। तो जब पॉजिटिव होता है यानी माइनस में वैल्यू हम नहीं रख सकते हैं तो ये ए क्रॉस बी का AB साइन थीटा का वैल्यू भले लिख सकते हैं इतना लेकिन जब मॉड लगा के हम बात कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में माइनस में वैल्यू नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 तक जरूर होता है लेकिन ये देखना है कि जब 2 वेक्टर्स की बात करेंगे हम इस चीज़ को समझ लीजिए ऐसे ये एक वेक्टर है मान लीजिए वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है यहाँ पर। तो जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल देखेंगे थीटा का वैल्यू तो एक तरफ से इधर से बढ़ रहा है ये 180 डिग्री से कम है 180 डिग्री से ये लेस देन है एंगल थीटा। यदि 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो हम इधर से थोड़े देखेंगे तब इधर से एंगल देखेंगे। जब इधर से बड़ा हो जाएगा 180 डिग्री प्लस तब इधर से एंगल आ जाएगा। यानी हर हाल में 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल जो देखते हैं वो ये स्मॉलर एंगल देखते हैं ग्रेटर एंगल नहीं देखते हैं। तो इस स्थिति में हर हाल में ए और बी के बीच का एंगल जो होगा वह 180 डिग्री से कम होगा या 180 डिग्री तक हो सकता है। यानी ए क्रॉस बी जब भी करेंगे तो AB साइन थीटा एन कैप वो हर हाल में क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। कैप एन वहाँ पर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग केवल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो AB साइन थीटा का वैल्यू साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा और ए और बी पॉजिटिव है ही यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स हैं। तो हर हाल में ये जो वैल्यू आएगा वो 0 से क्या आएगा बड़ा है। भले ही यहाँ साइन थीटा का वैल्यू -1 से बड़ा और इसके बराबर है लेकिन AB साइन थीटा का वैल्यू 0 से क्या आएगा बड़ा आएगा या बराबर आएगा किसके लिए वेक्टर्स के लिए फॉर 2 वेक्टर्स ए एंड बी फॉर 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए वैल्यू जब देखेंगे हम लोग तो हर हाल में ये जो होगा वो 0 से बड़ा ही आएगा। यानी यहाँ पर माइनस से भी लिखना गलत होगा 0 इज लेस देन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज लेस देन इक्वल टू AB। कोई डाउट नहीं।
हम समझ रहे हैं आप लोग इस कॉन्सेप्ट्स को सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे। वेक्टर में अभी कुछ चीज़ें जो देखनी है उसको हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। और हमको लग रहा है कि वीडियो से आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स अच्छा हो रहा है। सारे वीडियोज़ को ध्यान से देखते रहिए। और कभी लेट थोड़ा सा वीडियो, जैसे अभी थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, लेकिन इसके बाद हम कोशिश करेंगे गैप इतना नहीं हो। हम कंटिन्यूटी बना के रखना चाहते हैं। थोड़ा सा किसी कारण से कभी लेट हो जाएगा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो कोई ना कोई मजबूरी के कारण ही ऐसा होता है। तो अभी हम आपसे यही कहेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट्स आप लोग इससे सीख रहे हैं, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं वीडियोज से, तो सारे वीडियोज को देखते रहिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर देने से आपको वीडियोज पहले मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू।